नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। स्पोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के समर्थन किस प्रकार से हुए। बाय द 1870s सोशलिज्म आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट। सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। 1870 का जो दशक था उसके अंदर जो है समाजवादी जो विचार थे वो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर फैल गए थे। और इसमें क्या है कि भाई अलग अलग से जो प्रयास किए जा रहे थे तो इनको एकत्रित करने के बाद समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो है निर्माण वो किया गया था वहाँ पर। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association in fight for the better living and working conditions। उसके बाद क्या हुआ, जो वर्कर्स थे इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर, उन्होंने अपने जीवन और उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए अलग अलग से संगठन बनाए। दे सेट अप फंड्स टू द हेल्प मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ द वर्किंग आवर्स, द राइट टू वोट्स। उसके बाद उन्होंने अलग अलग समय के अंदर क्या है कि भाई ये जो संकट अगर उनके ऊपर आता है तो कभी उसके लिए क्या उन्होंने क्या है, उनके जो सदस्य जो होंगे संगठन के उनके लिए एक पैसा एकत्रित करना शुरू कर दिया और उनकी मदद की जाएगी जब उनको उसकी ज़रूरत होगी भी। काम के जो लंबे घंटे होते थे उसमें कमी की लगातार वो मांग कर रहे थे और इसके साथ साथ जो है मताधिकार उनको मिले इसकी रिव्यू वो डिमांड करते थे। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क्स क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प इट विद द पार्लियामेंट्री सीट्स। उसके बाद जो ये जर्मनी था, जर्मनी में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसने इसके साथ संगठनों में काफ़ी गहरे रिश्ते बढ़े और संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद भी वो लोग करने लगे भाई। In 1905 socialist and trade unions formed a Labour Party in the Britain and a Socialist Party in the France। उसके बाद 1905 में ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारी थे उन्होंने लेबर पार्टी का निर्माण किया और फ्रांस में जो सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक और अलग प्रकार की पार्टी गठित की गई। However, till 1914 socialists never succeeded in the forming a government in Europe, representing by the strong figures in the parliament politics. Their ideas shape legislation, but the government continues to be run by the conservatives, liberal and radicals। 1914 तक जो यूरोप में हालांकि कोई भी समाजवादी पार्टी कहीं पर भी सरकार बनाने में पूरे यूरोप में वो कामयाब नहीं रहे, लेकिन जो संसदीय राजनीति थी उनके ऊपर प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीत कर जाने लगे। सिर्फ वो गवर्नमेंट ही नहीं बना पा रहे थे, उनको कानून बनाने के लिए भी जो है भूमिका निभानी पड़ी संसद में जब वो गए से बड़ी संख्या में। और सरकारों जो थी वो सिर्फ रूढ़िवादी थे या फिर जो उदारवादी लोग थे या हमारे रेडिकल जो लोग थे वही उसके ऊपर जो कंट्रोल कर रहे थे भाई। उसके बाद जो समय है जिसमें हम कहते हैं जो रशियन रेवोल्यूशन जो हुई वो क्यों हुई भी उसके कारण है। इन वन ऑफ द लिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स। सोशलिस्ट took over the governments in the Russia through the October Revolution of the 1970, the fall of monarchy in the February 1917 events of the October are normally called the Russian Revolution। इसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि दो घटनाएं घटी हैं 1917 के अंदर, तो उनको मिलाकर ही रशियन रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है कि भाई यूरोप था जो सबसे जो पिछड़े औद्योगिक देशों में से रूस एक था। 1917 के अंदर जो मैंने बात की थी अक्टूबर की क्रांति के ज़रिए वहाँ पर जो रूसी जो साम्राज्य था जहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर समाजवाद ने कब्जा कर लिया था। और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन हो गया और अक्टूबर की घटनाओं जो हुई थी इसको ही दोनों को मिला के ही बोला जाता है रशियन रेवोल्यूशन भाई। हाउ डिड द कम अबाउट, ये कैसे हुई, व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया विद द रेवोल्यूशन ओकर्ड। तो इस प्रकार से किस प्रकार ये घटना हुई और क्या हालात थे वहाँ पर सोशल पॉलिटिकल्स, तो हम इनके आंसर जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हम बात करते हैं रशियन एम्पायर इन 1914। ज़ार निकोलस सेकंड रूल रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 में क्या है, ज़ार निकोलस द्वितीय थे रशिया के ऊपर शासन करते थे। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को एंड रशियन एम्पायर इंक्लूडिंग करंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये जो देश हैं जो उनके जो इसका विखंडन हुआ था रूस का 1995 के अंदर, तो उसके बाद ये जो कंट्रीज़ बनी थी तो इनको CIF के नाम से जाना जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस के नाम से COIN।
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन CIN के नाम से जाना जाता होगा इसको। तो जिसमें क्या है, इन्होंने एक संस्था बनाई थी, तो वो ये सारा पार्ट क्या है एक रशियन एम्पायर के अंदर आता था। इसके अलावा जो एशियन स्टेट्स थी जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, तो ये भी इसी का पार्ट होता था। जो मेजर रिलीजन था यहाँ पर वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लोग थे। और यहाँ पर जो है जो क्या था, ये रूस में जो है अपनी शाखा थी और रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को मानते हुए बहुमत में जो हमारे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो लोग थे भाई, सॉरी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूड कैथोलिक्स। ये वो ये जो यहाँ पर जो है कि रशियन ऑर्थोडॉक्स जो चर्च था उसके जो लोग ज़्यादा थे। इसके साथ साथ जो है कि भी यहाँ पर प्रोटेस्टेंट चर्च है, कैथोलिक चर्च है, मुस्लिम और बुद्ध लोग भी यहाँ पर वो रहते थे भाई। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो अब शुरू होती है कि भी रशियन रेवोल्यूशन का क्या कारण है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी की अर्थव्यवस्था और वहाँ पर जो समाज था उसका किस प्रकार से हालात था। जो शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो बहुत सारी जो रशियन जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर करती थी। लगभग 85% हम यदि बात करते हैं रशियन एम्पायर की, तो उसकी पॉपुलेशन लिविंग के लिए क्या करती थी, एग्रीकल्चर करती थी। बहुत बड़ा आंकड़ा था और यह आंकड़ा था अभी किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर ये इतना बड़ा आंकड़ा नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रांस था, जर्मनी था, उसका जो है प्रोपोर्शन था यदि हम बात करें वो 40% के आसपास या 50 के पास था। लेकिन यहाँ पर 85% के आसपास लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। इस एम्पायर में जो है हमारे जो कल्टीवेटर्स होते थे वो मतलब क्या है कि वहाँ पर उत्पादन करते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से और ख़ासकर बाज़ार के अकॉर्डिंग भी वो जो उत्पादन करते थे। और जो है उस समय जो है रूस एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है वो अनाज को एक्सपोर्ट करता था भाई। इंडस्ट्रीज़ थी 1914 के आसपास, वहाँ पर बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ शुरुआत हुई थी। मुख्य रूप से जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को का एरिया था जो आज भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। उसके बाद है कि भाई यहाँ के जो लोग थे क्राफ्ट पर्सन था। यहाँ पर जो बात की गई है कि भी कारीगर जो थे वो वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े जो है कारखानों के अंदर भी वो काम करते थे। और बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ थी 1890 के दशक में चालू हुई थी जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था भाई। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इंक्रीज, और इसके साथ साथ जो है FDI उस देश के अंदर वो बढ़ती चली जा रही थी। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, और जैसे जैसे जो FDI जो बड़ी रेलवे का विकास हुआ तो कोल का जो प्रोडक्शन था वो लगभग डबल हो चुका था। आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी उसके अंदर भी क्या है कि भी 4 गुना वृद्धि हो चुकी थी। और जो समय था 1900 के आसपास का जो समय था उसमें कुछ जो है इलाकों में जो लोग थे, कारीगर थे और कारखाना मज़दूरों की संख्या थी वो क्या है धीरे धीरे लगभग क्या है इक्वल होती चली गई थी भाई। मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज इन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधीन आती थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ द वर्क। और जो मज़दूरों की जो न्यूनतम वेतन मिलता था और काम की पाली के घंटे जो थे वो निश्चित हो गए थे। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग था सभी फैक्ट्रियों पर क्या करते थे वो नज़र भी रखते थे भाई। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन इनको जो रूल्स बनाए जाते थे उनको तोड़ने से वो काफ़ी मुश्किल होता था उनको बचाना। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डेज विल was some 15 hours compared with the 10 to 12 hours in the factories. Accommodations varied from rooms to और डरमेट्रीज़। उसके बाद जो बात की गई है कि भी जो कारीगर थे उनकी इकाइयाँ थी और वर्कशॉपों में जो काम की पाली के जो प्राय जो 15 से घंटे तक भी उनसे काम करवा लिया जाता था, जबकि आमतौर पर क्या 10 से 12 घंटे काम करवा जाता था। बहुत लंबा पीरियड है। आज के समय में 8 घंटे, अब आप अंदाज़ा लगाएं 12 घंटे तो नॉर्मल काम था और 15 घंटे भी उनसे काम करवाया जाता था बेचारों से। तो बहुत बुरे हालात थे। मज़दूरों के लिए रहने के लिए कोई विशेष प्रकार के कमरे नहीं थे, वहाँ एक विशेष प्रकार के रूम बनाए जाते थे। उसी में क्या है सभी सुविधाएं उनको वहीं पर दी जाती थी। ओपन जो है आपके जो मकान कमरे वगैरह उनको दिए जाते थे।
वर्कर्स वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स, सामाजिक विभाजन के अंदर भी बटे हुए थे। सम सेड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम विच दे कम, बहुत सारे लोगों का जो संबंध था गहरा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से था जहाँ से वो आए थे। अदर हैज सेटल इन द सिटी परमानेंटली, और बहुत सारे लोग थे उस शहरों के अंदर उद्योगों के आसपास ही बसना शुरू हो गए। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल्स, इसके अलावा उनकी जो योग्यता के आधार पर भी उनको बांटा गया था। ए मेटल वर्कर ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग को रिकॉर्ड, एक जो है धातु निर्माण जो व्यक्ति है उसने अब एक एक्सप्लेन किया है कि भी मेटल वर्कर कंसिडरेबल themselves artist craft along other workers, their occupation demanded more training and skills। उसके बाद ये कह रहा है कि जो धातु बनाने वाले जो मज़दूर होते हैं उन्होंने क्या है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या मतलब शक्तिशाली मानते थे, और उनका कारण था कि भी उनके काम को करने के लिए क्या बहुत अच्छी प्रकार से स्किल की आवश्यकता होती है अभी उनको। ह्यूमन मेड ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स ऑफ इट बाई 1912, बट दे वर पेड लेस दैन मोर बिटवीन हाफ एंड द 3/4 ऑफ द मैन वेजेस। देखिए और बुरे हालात 1914 में जो है फैक्ट्री में मज़दूरों में औरतों की जो संख्या थी वो 31% थी, लेकिन उनको पुरुषों के मुकाबले में कम वेतन मिलता था। या तो उनको उनका आधा मिलता था पुरुषों के, या फिर उनका 3/4 उनको बेचारों को मिलता था भाई। डिवीज़न अमंग द वर्कर्स शो दैम सेल्फ इन द ड्रेस एंड मैनर्स टू, इसके अलावा उनके जो कपड़े पहनने के अंदर स्टाइल में भी क्या है आपको अलग से अंतर दिखाई देता था। सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन द टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियली हार्डशिप्स, बट सच एसोसिएशन वर फ्यू। इसके अलावा जो कुछ जो श्रमिक थे उन्होंने अपने संगठन बनाए हुए थे, हालांकि ऐसे संगठनों की संख्या बहुत कम थी। अगर उनको कभी समस्या आती थी तो उस समस्या से क्या है निजात दिलाया जा सके तो वो उनके लिए उन्होंने संगठन बनाया था, लेकिन ऐसी संस्थाएं बहुत ही कम थी भाई। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क when they disagreed with employment with dismiss or work conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during the 1896-97 and the metal industry during the 1902। उसके बाद है कि जो विभेद होते थे लोगों के बीच में, जो मतभेद थे, जब भी किसी की नौकरी से उसको ज़बरदस्ती से निकाल दिया जाता था या फिर उनको बाहर निकाल दिया जाता था, या फिर कोई काम को लेकर कोई भी जो है मालिकों से शिकायत होती थी तो वो एकजुट होकर क्या है हड़तालें करते थे। तो इस प्रकार की हड़तालें क्या है 1896-97 में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई, और 1902 में क्या है मेटल इंडस्ट्रीज़ में इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें बहुत देखने को मिलते हैं भी। In the countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the Orthodox Church owned large properties। अब जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर जो किसान थे वो खेती करते थे, लेकिन ज़मीन के ऊपर जो अधिकार थे, जो बिल्डिंग्स थी या फिर प्रॉपर्टी थी, सबसे ज़्यादा जो है या तो इन सामंतों के पास होती थी, या फिर राजशाही के जो लोग होते थे, या फिर चर्च जो होता था उनके पास ये सबसे ज़्यादा होती थी भाई। दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस दे हैड टू नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। हालांकि जो मोस्टली जो लोग थे उनके जो है इसमें रिलीजन में विश्वास करते थे, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे वो इन नोबल जो लोग होते थे उनको क्या बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनकी जो इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते थे वही। नोबल्स गोट देयर पावर्स एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू द लोकल पॉपुलरिटी। जो नोबल लोग होते थे उनको जो उनको इतना बड़ा पद मिला था वो क्या उनके जो शासक था जार निकोलस था उसके करीबी होने की वजह से मिली थी, उनके कार्य की वजह से नहीं कि भी लोगों ने उनको क्या है इतना बड़ी मतलब क्या है उसकी पॉपुलैरिटी लोगों के अंदर इतनी नहीं थी, वो तो सिर्फ क्या था कि भी राजा के ज़्यादा करीब होने की वजह से था। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रिटेनी peasants represent nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted to land the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, they occurred a large scale in the South Russia, and in 1905, such incidents took place all over Russia। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि भी स्थिति थी थोड़ा सा फ्रांस जैसी नहीं थी। जैसे कि यदि हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ था, ब्रिटेनी के किसान थे न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। हालांकि हमारी रशियन रेवोल्यूशन में इस प्रकार की हमने तो कहीं हमारी बुक थी उसमें तो बात नहीं आई थी, लेकिन रूस के जो किसान चाहते थे कि जो नवाबों की जो ज़मीन है, जो इनकी ज़मीन है वो हमसे छीन ली जाए और हम किसानों में वो आपस में बांट ली जाए। इसी वजह से जो लगान थे वो चुकाने से मना कर रहे थे, इसी वजह से ज़मींदारों की हत्या भी की गई
और 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी कई घटनाएं बड़े पैमाने पे घटी हुई। और 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसमें क्या उन्होंने जमींदारों को मारना शुरू कर दिया भाई। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे, दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर periodically एंड देयर communes divided इट्स अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। जो रूसी जो किसान थे बाकी यूरोपियन लोगों से वो अलग थे। इसका कारण था कि वो समय समय पर क्या करते थे, अपनी ज़मीनों को इकट्ठा कम्यून्स को सौंप देते थे। और फिर ये कम्यून क्या था, प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से वापस उनको अंदर बांट देता था। इसमें क्या होता था कि भी जो कम्यून्स बनाए जाते थे उसमें वो क्या करते थे, उनकी समय समय पर क्या जैसे उनकी ज़मीन थी जो बोते थे उनको एकत्रित कर लिया जाता था और परिवार की आवश्यकता के अनुसार उनकी संख्या के अनुसार उनको दोबारा से क्या उनको ज़मीन वापस दी जाती थी जिससे वो वापस उस पर खेती करते थे भाई।